हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट का डे 78। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पर बनाया गया। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेघवर्मन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो मेघवर्मन था एक लंका का राजा था, यानी कि श्रीलंका का राजा था, जो कि समुद्रगुप्त के समकालीन था। समुद्रगुप्त के दरबार में इसने दूत भेजा था और साथ ही साथ ये भी अनुरोध किया था कि भारत में उसे एक बौद्ध विहार बनाने की जो कि अनुमति दी जाए। और जो समुद्रगुप्त थे उनको अनुमति दे देते हैं। अनुमति के पश्चात फ्रेंड्स वो बोध गया में यानी कि बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के निकट एक लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए भव्य विहार का निर्माण कराया था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रेंड्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बंगाल के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगे और साथ ही साथ मुंबई और जो मद्रास के गवर्नर थे इसके अधीन कर दिया गया था। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो कौन थे, तो सर एलिजा एम्पे, जो कि पेपर में आपको हमेशा देखने को मिलता रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि हर्ष को भारत का अंतिम एवं सम्राट जो कि अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। ये पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यह ना तो हिंदू था और ना ही एक पूरे देश का शासक था, लेकिन फिर भी इसके पूरे भारत का हिंदू सम्राट कहा गया था। तो ये पॉइंट्स करेक्ट है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था और जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पर विजयी रहा था और विजयी होने के उपरांत पुलकेशिन द्वितीय ने एक उपाधि भी धारण की थी और उस उपाधि का नाम क्या था, परमेश्वर। ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष द्वारा साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत को उपारिक कहा जाता था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये थर्ड पॉइंट जो कि गलत किया गया, क्योंकि प्रत्येक प्रांतों को उपारिक नहीं कहा जाता था, उसमें प्रांतों को फ्रेंड्स भुक्ति कहा जाता था। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। ठीक है, भुक्ति कहा जाता था ना कि उपारिक। क्लियर। उपारिक किसे कहते थे, जो फ्रेंड्स प्रत्येक भुक्ति का शासक होता था उसको उपारिक कहा जाता था। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स यहाँ पे करेक्ट था, इसलिए ऑप्शन सी को हम टिक कर सकते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप चारों ऑप्शंस को देखिए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1920 में कंप्लीट हुआ। देखिए पहला पॉइंट्स गलत है, क्योंकि अप्रैल 1920 नहीं, अप्रैल 1936 था। ठीक है, ये सुधार करेंगे। सेकंड में क्या कह रहा है कि प्रथम सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में संपन्न हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेकंड जो कि बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में क्या कह रहा है कि इसके महासचिव स्वामी सहजानंद को बनाया गया था और अध्यक्ष जो थे वो एनजी रंगा को चुना गया था। ये जस्ट अपोजिट कहा गया, क्योंकि फ्रेंड्स इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद, लेकिन जो महासचिव थे वो एनजी रंगा थे। तो जस्ट इसका अपोजिट किया गया और इसको हम गलत कहेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, जो कि फ्रेंड्स लखनऊ में संपन्न हुआ था। कब हुआ था, तो अप्रैल 1936 में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि सही अवरोही क्रम क्या था उनके प्रशासनिक प्रभागों का, जो इनके प्रांत विभाग थे।
तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो चोल साम्राज्य था वो कुल 6 प्रांतों में विभक्त है। ये चीज़ आपको भी पता होगा। प्रांतों को फ्रेंड्स मंडलम कहा जाता था, यानी सबसे पहले हम मंडलम के रखेंगे। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था और मंडलम को बांटा गया था कोट्टम में, ठीक है फ्रेंड्स, कोट्टम में। और जो कोट्टम था वो टूट गया था नाडु में, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और नाडु जो टूटा था वो कितना था, खुर्रम में, जो कि मैंने आपको एक बार बताया था, खुर्रमों में टूटा था। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य की बात की जा रही तो चोल साम्राज्य के संस्थापक के बारे में लोगों ने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है कि जिसके संस्थापक विजयालय थे और इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महात्मा जो बुद्ध थे वो शाक्य जो थे, ठीक है, शाक्य वंश के कह सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। इसको देखिए कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शाक्य में जो कि महात्मा बुद्ध और ये महावीर में। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको बस याद रखना है कि गुस्सा जिस तरह से आप याद रखते हैं गुस्सा, उस तरह से आप याद रखिए फ्रेंड्स कि जो गौतम बुद्ध है वो सा यानी कि शाक्य वंश से संबंधित है। तो काफ़ी ईजी होगा, काफ़ी कंफ्यूज नहीं कर सकते। तो फिलहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मखौरी शासकों की राजधानी कहाँ थी। बताइए फ्रेंड्स, मखौरी शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कनौज। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें फ्रेंड्स इसी तरह की और वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि तथ्य जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो आपको चारों ऑप्शंस को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा जो कथन का तथ्य है वो सही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट्स पढ़े तो क्या कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वो 1906 में आगा खां के द्वारा की गई थी। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था। ये भी पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में शुरू किया था। अब स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी का क्या लेना देना था, वो 1905 में कब स्टार्ट किया था, क्योंकि बंगाल जो विभाजन हुआ था उसके विरोध में स्टार्ट किया गया था स्वदेशी आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट नहीं किया था। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो आपका स्टार्ट हुआ था 1905 में, ये एग्जैक्ट डेट क्या था। तो 7 अगस्त 1905 में फ्रेंड्स ये जो कि इसकी घोषणा हुई गई थी और इसको शुरू किया गया था, ठीक है। इसका जो सबसे पहले जो विचार आया था वो किसके सर्वप्रथम आया था, तो कृष्ण कुमार जो मित्र थे उन्होंने अपने पत्र संजीवनी में 1905 में इसको प्रस्तुत किया था, सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के बारे में। क्लियर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगस्त 1946 में घोषित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर एस जो राधाकृष्णन है वो इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो ये जो थे उस समय के फ्रेंड्स खाद्य और कृषि मंत्री भी कह सकते थे। श्री राजगोपालचारी के बारे में बात करें जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं, और ये शिक्षा मंत्री थे उस जो अंतरिम सरकार की गठन हुई थी, ठीक है। बाबू जगजीवन राम के बारे में बात करें तो ये फ्रेंड्स जो कि श्रम मंत्री थे, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी, कब प्रस्तुत की गई थी आपको बताना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स आपको हमेशा डेट याद रखना है, ठीक है। क्योंकि डेट अगर आप यहाँ पे देखो 1947 तो सभी लोग याद रखेंगे, लेकिन अगर आप डेट याद नहीं रखोगे तो शायद ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगर बता दूं कि ये जो योजना थी फ्रेंड्स, इस योजना को कहीं कहीं फ्रेंड्स किस नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो योजना है भारत में जनसाधारण जो लोग थे उनको इसको मनबाटन योजना के नाम से भी जानते थे, मनबाटन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ करता था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या बनता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन किसके साथ सही मिलान किया गया। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच किया गया। अखिल भारतीय अस्पृश्यता जो विरोधी लीग था वो महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट है। अखिल भारतीय किसान सभा जो स्वामी सहजानंद, ये भी इनके सरस्वती इनके साथ सही मैच तरीके से किया गया। और आत्मसम्मान आंदोलन जो स्टार्ट किया था वो रामास्वामी नायकर ने स्टार्ट किया था, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कह सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने तबकात ए अकबरी की रचना की थी? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी निजामुद्दीन अहमद। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि तबकात ए अकबरी को एक और नाम से जाना जाता था और उसे हम लोग तारीख निज़ामी के नाम से जानते हैं। तबकात ए अकबरी जो था फ्रेंड्स मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं जो निजामुद्दीन अहमद था ये मुगल दरबारी और इतिहासकार था जो कि फारसी के काफ़ी अच्छा लेखक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोहगौरा। ठीक है फ्रेंड्स, सोहगौरा जो है एक प्रकार का अभिलेख है जो कि यूपी के गोरखपुर से प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो कोटी दीजी है फ्रेंड्स, शायद आप इसको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कोटी दीजी जो है फ्रेंड्स सिंध प्रांत में यानी कि पाकिस्तान के खैरपुर नामक स्थान पर ये पड़ता था, ठीक है। वर्तमान में कह सकते हैं कि जो वर्तमान है पाकिस्तान के खैरपुर नामक स्थान पर। अगर देसलपुर के बारे में बात करें फ्रेंड तो देसलपुर जो कि गुजरात के भुज जिले में स्थित था, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चारों ऑप्शन अगर आपने पढ़ लिया होगा तो राइट आंसर आई होप कि आपने गेस कर ही लिया होगा। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ राइट आंसर का। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत किया गया, क्योंकि फ्रेंड्स सम्राट अकबर द्वारा इन्हें तानसेन की उपाधि दी गई थी, जो कि ये गलत है। तानसेन की उपाधि इनके द्वारा नहीं दी गई थी। सम्राट अकबर ने इनको फ्रेंड्स एक उपाधि दी गई थी और उपाधि का नाम क्या था? मैंने आपको कई बार बताया भी है कि कंठभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने दी थी, ठीक है। लेकिन बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं के संबंधित ध्रुपद की रचना की थी, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। कि संगीतकार रागमाला और श्री गणेश स्रोतद इनकी रचनाएं थी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों रचनाओं को आप याद रखेंगे। क्लियर, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन की गई थी। आप इस तरह से भी आप गेस कर सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले तो एक अध्यक्षता आता और एक किनके शासनकाल में हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पे अध्यक्षता पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे, महाकश्यप की अध्यक्षता में ये किया गया था। लेकिन अगर शासनकाल पूछता तो वो उस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि भारत सरकार अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो कि शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1892 में, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं 1892 और कई तरीके से फेमस है, क्योंकि साथ ही साथ इसके द्वारा फ्रेंड्स राजस्व एवं व्यय जो, और ये भी कह सकते हैं कि बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी के प्रश्न पूछने की जो शक्ति दी गई थी वो इसी के अंतर्गत दी गई थी, ठीक है। और साथ साथ अगर हम यहाँ पे 1861 के बारे में बात करें, जो कि ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, तो 1861 एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह से नज़र में आ जाता है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई थी वो 1861 के तहत ही दी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं दोनों पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। तो पहला पॉइंट्स गलत हो जा रहा है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन जो कि वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो पहला पॉइंट्स को हम गलत कहेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हैं कि केवल दो हमारा सही होगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, बलवंत राय मेहता का जो समिति का गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था, जिन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर होगा केवल 2। अगला प्रश्न क्या बनता है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉयड जॉर्ज। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि भारत शासन अधिनियम 1919 को एक और नाम से जाना जाता है, उस चीज़ को आप याद रखेंगे, मटिंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी भारत शासन अधिनियम 1919 ना लिख करके ये देता है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि दोनों ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद बताइए फ्रेंड्स कि क्या होगा यहाँ पे गलत, यानी कि 1 2 3 4, अच्छा ABCD होना चाहिए था तो मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कि कौन असत्य है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल ये करेक्ट है कि 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड अगर बात करें कि ऑप्शन बी, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात करें सी ऑप्शन, तो इस सूची में फ्रेंड्स जो कि 29 विषय जोड़े गए, बस यहीं पे गलत किया गया, क्योंकि 29 विषय अगर बात यहाँ पे नगर पालिका की जा रही है और 29 विषय इसमें नहीं जोड़ा गया। नगर पालिका में फ्रेंड्स कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए और 29 विषय जो दिए गए वो पंचायती राज्य व्यवस्था के जो है उसमें संस्थाओं को कार्य करने के लिए दिए गए 29 विषय, जो कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा जो कि यहाँ पे गलत है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। अगला प्रश्न ये बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और आपको बताना है फ्रेंड्स वही चीज़ की कोड के साथ सही मिलान करना है, बस बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कौन किसके साथ मैच होगा। अगर मैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे कर्तव्य दिख रहा है, तो मूल्य कर्तव्य हमारा किस में आता है, तो आपको ये पता है फ्रेंड्स कि जो कि ये चौथा के क में आता है, तो हमारा चौथा के क कहाँ पे, सी के साथ 2 मैच होना चाहिए, सी के साथ 2 हमारा कहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए चौथा का ये है ना, सॉरी डी के साथ 2 मैच कहाँ पे हो रहा है, डी के साथ 2 यहाँ पे और यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे अगर यहाँ पे क्या देख सकते हैं, कौन सिंपल सा हम ये कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए अगर हम अगर 9वीं उठाते हैं तो 9वीं किसके साथ आता है, तो 9वीं जो भाषा सूची है वो पंचायती से संबंधित होती है, तो ए का 3 के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ए का 3 के साथ, तो ए का 3 के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। और 8वीं जो आपको पता है फ्रेंड्स भाग 8 जो वो संघ राज क्षेत्र से आता है, तो बी के साथ फर्स्ट होना चाहिए, तो कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे अच्छे तरीके से मैच हो जाता है। क्लियर, इस तरह से आप काफ़ी ईजिली इसको कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वीं अनुसूची, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, काफी अच्छा प्रश्न है, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 312, अनुच्छेद 312 के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगर 310 के बारे में बात करें तो संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के पदावधि के बारे में इसमें बात कही गई है। और साथ ही साथ अगर हम 315 के बारे में बात करें तो संघ एवं राज्यों के लिए एक सेवा लोक, यानी कि कह सकते हैं कि लोक सेवा आयोग का स्थापना की जाएगा 315 के तहत। अब आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 330 किस अनुच्छेद, जो कि 330 किससे संबंधित है, ये आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि 1955 में जो पारित हुआ था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, इसको अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। लेकिन ये नाम कब चेंज किया गया था, तो 1976 में एक व्यापक संशोधन किया गया था और उसी वक्त इसका नाम बदल करके ये कर दिया गया था, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध के अंतर्गत आता है। बताइए फ्रेंड्स, काफी अच्छा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फूलों की घाटी, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, देखिए मान के चलिए कि ये ग्लोब होता है, ठीक है, ग्लोब है और ये आपका 0 डिग्री जो कि आपका इक्वेटर हो गया, और ऊपर हम थोड़ा सा जाएंगे तो उत्तर में अगर ये आपका उत्तर और नीचे आपका दक्षिण यानी कि साउथ। उत्तरी जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री होता है हम लोग उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और जस्ट उसके ऊपर हम लोग जो कि 66.5 डिग्री जा सकते हैं। सेम टू सेम उसी तरह से नीचे आएंगे तो मकर रेखा, दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा, और उसके जस्ट नीचे आ जाता है आपका 66 डिग्री ये आपका, और उसके बाद 0 डिग्री पोल। क्लियर, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो हमारा ये आप देख रहे हैं कि शीतोष्ण जो अल्पाइन कटिबंध होता है उसको किसको कहते हैं,
तो आप ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यानी कि उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र आता है, और नीचे जो आपका 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच जो क्षेत्र आता है, उसी को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें, अगर मैप में आप देखोगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाता है आपका। इस जो क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो फूलों की घाटी आ जाता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि फूलों की घाटी कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में, इसलिए ऑप्शन नंबर आप डी करेंगे ठीक, कि एक उत्तराखंड में पड़ता है। अगर बाकी ऑप्शंस देखें तो फ्रेंड्स मानस नेशनल पार्क ये आपको पता है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और नाओरी जो घाटी नेशनल पार्क है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल इसको कह सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या है कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एशियाई शेर जो होते हैं वो गुजरात के गिर नेशनल पार्क में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से, ये कह सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट्स करेक्ट होता है। लेकिन सेकंड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो एक सींग वाला गेंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में, ये पॉइंट्स गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स एक सींग वाला गेंडा अगर बात करें तो असम के साथ साथ ये नेपाल के तराई में भी मिलता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ भारत में नहीं होता है। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट होगा, केवल एक सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ध्यान से बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जो कि गंगा नदी के तट पर नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि डी बिल्कुल करेक्ट है, केवल 3। यानी कि फ्रेंड्स दिल्ली जो होता है वो यमुना नदी के किनारे बसा है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। वाराणसी, कानपुर, पटना ये सब जो आते हैं वो फ्रेंड्स वो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गद्दी लोक निवासी। देखिए फ्रेंड्स, गद्दी को कभी कभी गड्डी भी लिखता है और कभी कभी गुड्डी भी लिखता है, तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि गद्दी लोक जो निवासी है वो कहाँ के हैं। ये लोक नृत्य नहीं है, निवासी है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं और यहाँ के लोक निवासी के बारे में, तो आपको याद रखना है कि कनोरा और लाहौली। ठीक है, कनोरा और लाहौली भी यहीं से संबंधित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किसके वजह से होती है, आपको ये बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में शरतकालीन वर्षा जो होती है वो किन 2 राज्यों में होती है। तो पंजाब और तमिलनाडु, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो बताए फ्रेंड्स, इनमें से चारों में से कौन सही तरीके से मैच किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सी होगा बिल्कुल करेक्ट। लेकिन फ्रेंड्स लोनार जो पड़ता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, न कि मध्य प्रदेश में, ये गलत है। नक्की जो झील होता है वो गुजरात में नहीं फ्रेंड्स, ये राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू पर। नक्की से रिलेटेड एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, नक्की इसको क्यों कहा जाता है, तो नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि ये जो फ्रेंड्स एक देवता के नाखूनों से खोद करके बनाया गया था। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना कि नाखूनों से खोद करके बनाया गया था, कोई मनुष्य से नहीं। माना जाता है कि किसी हिंदू देवता ने इसको नाखूनों से खोद करके बनाया था, इस वजह से इसको नक्की झील कहा जाता है। और ये माउंट आबू पर पड़ता है, और ये पर्यटकों के लिए काफ़ी जो कि रोमांचक भरा होता है, और ये मीठे पानी की झील है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। पुलिकट झील के बारे में बात करें तो ये भी पॉइंट्स गलत है, क्योंकि पुलिकट झील जो झील होता है वो तमिलनाडु के तिरुवर जिले में पड़ता है। ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सियाचिन हिमनद का संबंध किस नदी से है। बताइए, सियाचिन हिमनद का संबंध किस नदी से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स कि इसको कभी कभी नुब्रा भी लिखा है और डायरेक्ट इसको नुब्रा भी लिखता है। तो ऑप्शन डी आप टिक करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट, यानी फ्रेंड्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट आता है वो कौन प्रकाशित करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी करेक्ट आता है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिपोर्ट जारी करता है। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको बताना है डब्ल्यू जो आप ये देख रहे हैं WEF के बारे में। आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका जो कि हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा जो है यहाँ पे कथन सही है।
तो देखते हैं कि करके सारे पॉइंट्स को। तो पहला यहाँ पे दिया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 56 था, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसमें औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुखता दी गई थी, ये पॉइंट्स गलत है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है, ये भी पॉइंट्स गलत है। क्यों फ्रेंड्स? तो देखिए दूसरा जो यहाँ पे बात की जा रही है कि औद्योगिक क्षेत्र पर प्रमुखता दी गई थी, तो ये पॉइंट्स क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि जो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो इसमें कृषि को महत्व दिया गया था, ना कि औद्योगिक क्षेत्र को। औद्योगिक क्षेत्र सेकंड को महत्व दिया गया था, और साथ साथ जो पीसी महालनोबिस मॉडल है ये भी सेकंड के लिए आधारित था, और प्रथम के लिए हम बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। तो कह सकते हैं कि केवल और केवल एक सही यहाँ पे हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, सेखतकर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी थी, तो बताइए फ्रेंड्स कि सेखतकर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सीधा संबंध होता है ऑप्शन सी से, यानी कि सशस्त्र बल व्यय में सुधार से संबंधित होता है सेखतकर समिति। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हरित सूचकांक विकसित किसके द्वारा किया गया था? बताएं फ्रेंड्स कि हरित सूचकांक जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो सिंपल से संबंधित है फ्रेंड्स, आप इसको आसानी से गेस कर सकते हैं। हरित के बारे में बात कीजिए तो कौन करेगा? संयुक्त पर्यावरण जो संयुक्त यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है UNEP ही तो करेगा ना। तो UNEP से संबंधित मैंने आपको कई बार बताया, तो UNEP की जो स्थापना हुई थी वो 5 जून 1972 को की थी, और इसका हेडक्वार्टर जो कि केन्या की राजधानी नैरोबी में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो कि डी करेक्ट होगा, नवंबर 2004। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स कि ग्लोबल 500 पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत किस कार्य के लिए दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो बताइए फ्रेंड्स किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बड़े बड़े शिकारों की भूमि का मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि अफ्रीकन सफारी। ठीक है, अफ्रीकन सफारी अगर इस तरह से क्या है कि इस बायो में यानी कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में फ्रेंड्स काफ़ी बड़े बड़े जानवर देखने को मिलते हैं, हाथी, दरियाई घोड़ा, जेब्रा, सिंह आदि कई प्रकार के फ्रेंड्स विविध जंतु पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो कहा जाता है कि बड़े शिकारों की भूमि, इसको अफ्रीकन सफारी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी फ्रेंड्स की म्यूटिलिज्म। ठीक है, म्यूटिलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? सहजीविता, जो कि मैंने आपको कई बार बताया कि आजकल एग्जाम्स में इंग्लिश वर्ड ही आपको देखने को मिलेगा, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। हिंदी में अगर पूछे, अगर हिंदी में ऑप्शंस देखने को मिले तो आप याद रखेंगे सहजीविता। क्लियर? ऑप्शंस भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्या बनता है कि बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए फ्रेंड्स कि बिहार में संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1937। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फ्रेंड्स 6 राज्यों में जो कि विधानसभा स्थापित किए गए थे, और उन्हीं में से एक था बिहार। और उस समय बिहार में 152 जो कि सीट दिए गए थे विधानसभा में, और विधान परिषद के लिए 30 सीटें दी गई थी। ठीक है, और जो कि प्रथम चुनाव के बारे में बात करें तो विधानसभा में प्रथम चुनाव 1937 में हुआ था। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। गंगा सोन दोहाब, मगध का दोहाब, अंग का दोहाब। ऑप्शन डी आप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट टिक कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एस्पिरिन को रासायनिक रूप से जाना जाता है। एस्पिरिन को अगर रासायनिक रूप से अगर बात करें तो किसको क्या कहते हैं? जो कि पेपर में अक्सर आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलता रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इस चीज़ को आप डायरेक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि स्तनधारियों में उत्सर्जन की एक जो कि महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? यहाँ पे उत्सर्जन की एक महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइए।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किडनी। ठीक है फ्रेंड्स, किडनी जिसको वृक्क के नाम से भी हम जानते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर से असत्य है। तो बताएं फ्रेंड्स, चारों ऑप्शंस यानी कि 1 2 3 पढ़ना और उसके बाद बताना कि कौन इसमें असत्य है। तो चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि जो यकृत है वो पीत रस का स्रावित नहीं करता है। पहला ही पॉइंट्स गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि पीत रस का जो स्राव होता है वो रिलीज होता है यकृत से और ये जाकर पित्ताशय में जमा होता है। तो पहला पॉइंट्स यहाँ पे गलत कह रहा है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि यकृत मानव शरीर की सबसे जो कि बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल करेक्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में यकृत को माना जाता है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि पीत जो रस होता है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे असत्य देखना था, तो केवल एक और केवल एक असत्य है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में क्या दिया कि निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग और बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ शरीर की रक्षा करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लिंकोसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, लिंकोसाइट जो होता है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सिरोसिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित अंगों में से किस पर प्रभाव डालती है। सिरोसिस जो बीमारी होता है फ्रेंड्स किस वजह से होता है, तो इसका मुख्य जो कारण होता है वो हेपेटाइटिस और या फिर लंबे समय तक जो शराब का सेवन करते हैं उसको हो सकता है। तो सिरोसिस जो सीधे प्रभाव डालता है वो फ्रेंड्स जिगर पे डालता है, यकृत पे डालता है, इस तरह से कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, कथन ए और कारण आ दिए गए, आप इसको पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। पता नहीं कि यार कुछ कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, कहाँ कहाँ टाइप हो गया। देखो यहाँ पे फालतू में आर लिखा गया, सॉरी यहाँ पे फालतू में एन लिखा गया, यहाँ पे सी लिखा गया, पता नहीं क्या क्या टाइप होता रहता है। तो फिलहाल देखिए बात करते हैं हम लोग करेक्ट आंसर का। यहाँ पे हम देखिए पहले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। कथन ए, हमारे शरीर के सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, छोटी आंत। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो कि गलत किया गया, मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर का जो हमारे आहार के सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में नहीं होता। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका राइट आंसर, देखिए क्या होगा कि प्रोटीन का पाचन जो होता है पेट और आंत दोनों में होता है। इस तरह से कह सकते हैं कि केवल जो कि क्षुद्रांत केवल छोटी आंत में नहीं होता है, इस वजह से हम इसको गलत कहेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट में अगर बात करें यहाँ की कारण आर को देखें, तो अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम जो होती है वो क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है कि प्रोटीन को पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो अग्नाशय से निकल करके छोटी आंत में जाते हैं, जिस वजह से खाने को पचाते हैं। तो कह सकते हैं कि हमारा कारण आर था। तो ऑप्शन देखिए क्या होगा कि पहला यानी कि कथन तो गलत है, यानी कि कथन गलत है लेकिन कारण आर सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि एंट्रोपी परिवर्तन खाली स्थान पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स एंट्रोपी जो परिवर्तन होता है वो गर्मी का हस्तांतरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स कि वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप लोग वीडियो को देखते हो सिर्फ यार, लाइक नहीं करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। एक तो आपके लिए इतना मेहनत करो, ऊपर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, फिर भी आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, तो क्या फ़ायदा इस इतने सारे वीडियो बनाने का। और मैं भी तो चाहूँ तो आपके हर रोज़ इस तरह से वीडियो दे सकता हूँ जैसे और चैनल पर आपको मिल रहा है, उस तरह से देने से मुझे ना फ़ायदा होगा ना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, वो और सिर्फ टाइम पास है। ठीक है, तो मैं आपके लिए जब इतना करने के लिए रेडी हूँ तो आप बस एक लाइक देने में क्या लगा। आप लोग वीडियो देखते हो यार, देखकर चुपचाप चले जाते हो, ना तो कमेंट्स करते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो। ऐसा प्लीज़ मत कीजिए, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो फिलहाल देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोलियो किसके कारण होता है। तो देखिए पोलियो किसके कारण होता है ये आपको बताना, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, फिलहाल देखिए राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायरस के कारण होता है। पोलियो होता है किसके कारण, तो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि हरित रत्न पुरस्कार 2019 से किसे नवाजा गया। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से बताइए फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स हमेशा मैं डाल देता हूँ ताकि आप लोग ये ना कहो कि करंट अफेयर्स क्वेश्चंस नहीं कराते। तो हरित क्रांति रत्न पुरस्कार जो कि 2019 से किसे नवाजा गया, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डॉक्टर एन कुमार जो है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिनको हाल ही में हरित रत्न पुरस्कार 2019 से नवाजा गया। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल रेड 2 का सफल परीक्षण किया है। तो बताएं फ्रेंड्स, रेड 2 का सफल परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने हाल ही में गजनवी का भी जो कि सफल परीक्षण किया था, इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 50 से कितना स्कोर किया। तो आज के लिए क्यूज क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स। क्यूज क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।